नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वरी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। कैसे एक बार सभी बच्चे बताएंगे। और आज है आपका 12 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, आपका टीचिंग है, डिफेंस है, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछी जाती है, जहां पर करंट अफेयर्स का पोर्शन है, उसके लिए क्लास आपकी काफी यूजफुल होने वाली है। तो सभी बच्चे क्लास को बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और नोट्स जो चीजें होंगी लिखने के लिए उनका नोट्स आप जरूर बनाया करें। चाहे आप कोई भी क्लास करते हैं, कहीं से भी करते हैं, ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ जो है करंट अफेयर्स है या जीके, जीएस, मैथ्स, जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी के आप नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हम डेज से यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए, अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग डे यह दिवस किस दिन मनाया जाता है। व्हेन इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेटेड 11 मई, 12 मई, 13 मई या 14 मई में। तो ध्यान रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग डे है ये कब हम मनाते हैं, वही किस दिन मनाया जाता है। एक बार सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग डे जो है ये हम 12 मई को मनाते हैं। कब? 12 मई को इसको मनाया जाता है। चलिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के पर प्रतिवर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इनके जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष इसको हम मनाते हैं। किसके? नर्सिंग डे के रूप में इसको मनाते हैं। तो 12 मई आप भूलिएगा नहीं। 11 मई में हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 11 मई जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। तो ये 12 मई यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। डेज वाले क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं। कैसे? किसी भी एग्जाम के लिए एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है डेज से। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में किस राज्य में राइट टू वोट आदेश को जारी किया गया है और ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बना है। तो ये राज्य कौन सा है जिसने राइट टू वोट को लागू किया। अब ये राइट टू वोट है क्या, एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। राइट टू वोट का मतलब है कि जो सड़क के किनारे दो वहां पर क्या बनाए जाएंगे, अलग से फुटपाथ बनाए जाएंगे। एक जो साइकिल वाले होते हैं उनके लिए, एक जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए। और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है पंजाब। ध्यान रखना, कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य बन चुका है, जो कि कंपलसरी उसको कर दिया गया है। जो नई सड़कें अब बनेगी वहां पर, उन पर जो है दो फुटपाथ बनाए जाएंगे। पहला होगा जिस पर साइकिल यात्री चलेंगे, दूसरा पैदल यात्रियों के लिए। और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य हुआ भारत का। इसको कहते हैं राइट टू वोट, यानी कि वोट का अधिकार ये इसके अंतर्गत आता है। तो पंजाब है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में नई व पुरानी सड़कों के लिए राइट टू वोट को लागू कर दिया गया। इस अधिकार के तहत साइकिल ट्रैक व फुटपाथ को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है, यानी कि इसको अनिवार्य रूप से बनाया ही जाएगा। पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर के ट्रैफिक एडवाइजर नवदीप असीजा ने घोषणा ये की है। अब बात आती है कि जो सड़कें होती हैं इनको बनाता कौन है। ठीक है, इनको कौन बनाता है? इनको बनाता है NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया जाता है। आज का आपका होमवर्क है, ठीक है ना, सभी बच्चों का। मैं कल भी कमेंट आपके देख रहा था, काफी बच्चे जो हैं कमेंट लिखते हैं, लेकिन कुछ ही हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं है, ज्यादा परसेंटेज बच्चों की नहीं है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपको हैबिट डालेगी कुछ नया सीखने की। ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपको इसलिए नहीं ये छोड़ा हुआ है। जब इतना सारा मैं आपको यहां पर बताता हूं, 2 लाइनें 3 लाइनें बताने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी हैबिट होनी चाहिए नई चीजों को सीखने की। थोड़ा सा आप इस पर मेहनत करें। ठीक है, तो ये एक बार आप सभी बच्चों को सर्च करना है कि NHAI यानी कि जो सड़क बनाता है ये कौन बनाता है।
ठीक है। ये हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना आपको पता करनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पता करना है। एक बीआरओ के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, बीआरओ के बारे में हमने डिस्कस किया था। 7 मई 1960 में उसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में उसका मुख्यालय है, ठीक है। राजीव चौधरी उसके क्या है, अध्यक्ष हैं। तो वो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए तो ये आप जरूर इसको कमेंट कीजिएगा और अपने नोट्स में लिखें। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपका ऐसा तैयार हो जाएगा कि आप उसको 5 मिनट में भी पढ़ सकते हैं, जो नई चीजें आती हैं। जैसे ये सारे आपने एक सीक्वेंस में कहीं पर लिख लिए, तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाए एक बार इस पर नजर लगा ले, हो सकता है एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत व किस देश के मध्य निर्माण क्षेत्र व नर्सिंग क्षेत्र में योगदान के लिए समझौता हुआ। अभी हम बात कर रहे थे नर्सिंग दिवस हमने बनाया, उसी के लिए एक अभी हमने समझौता किया। किसके साथ में किया? मालदीव के, म्यांमार के, इजराइल के या नेपाल के। रिसेंटली एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर द कंट्रीब्यूशन इन ए कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड नर्सिंग सेक्टर। तो किसके लिए किया? ये हमने इजराइल के साथ में ये समझौता किया है। किसके? इजराइल के साथ में हमने समझौता किया है। किस क्षेत्र के लिए? क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कौन सा क्षेत्र है? निर्माण क्षेत्र है और आपका नर्सिंग क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर होने वाला है, ठीक है। चलिए इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहन 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो इजराइल है इसके विदेश मंत्री कौन है, तो ये है आपके एली कोहन, जो 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं भारत की। इजराइल में 12,000 कामगारों के, ठीक है ना, निर्माण क्षेत्र व नर्सिंग क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता किया। भारत व इजराइल के लिए बीच जो अभी द्विपक्षीय व्यापार है ये 9 अरब डॉलर का होता है। अब ये 42,000 कामगार का मतलब क्या है कि 42,000 जो व्यक्ति हैं उनकी जरूरत है किसको? इजराइल को, भारतीय व्यक्तियों की, जो वहां पर निर्माण क्षेत्र में कार्य करेंगे और नर्सिंग क्षेत्र में यानी कि मेडिकल क्षेत्र में कार्य करेंगे, क्योंकि उनको आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता उनको है, इसलिए भारत सरकार के साथ उन्होंने ये समझौता किया है। भारत जो है उनके विदेश मंत्री हैं वो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, उनमें से एक समझौता ये निकल कर आया। अगर इजराइल की बात करें तो जेरूसलम यहाँ की क्या है? राजधानी है, हिब्रू भाषा है, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन हैं? ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इंफॉर्मेशन है उसको आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप लंबे समय तक उसको याद रख पाएं, उसके लिए आपको बार बार पढ़ना होगा और कोई ऑप्शन उसका नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदम्य साहस व वीरता के लिए कितने लोगों को कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया? रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज ऑनर्ड मैनी पीपल विद कीर्ति चक्र फॉर देयर इंडोमिनेटेबल करेज एंड ब्रेवरी, ठीक है। ये किसके लिए दिया जाता है? अदम्य साहस के और वीरता के लिए। तो कीर्ति चक्र कितने लोगों को दिया? 29, 8, 35 या 65? जल्दी से बताएंगे कितने लोगों को ये जो है क्या दिया गया है? कीर्ति सम्मान से सम्मानित इनको किया गया है। बहुत बढ़िया भाई, कीर्ति सम्मान से ध्यान रखना, ये 8 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कितने? 8 लोगों को यहाँ पर कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत 5 लोगों को तथा 3 अन्य लोगों को दिया गया। 29 लोगों को शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। कितने हैं? 29 जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, ऐसे कितने हैं? 29 हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। सेना, सशस्त्र बल तथा केंद्रीय व राज्य पुलिस बलों के सेवा के लिए ये दिया जाता है। ध्यान रखना, ये सेवा क्षेत्र में हमारे जो सैनिक है, डिफेंस क्षेत्र में ये दिए जाने वाले चक्र है। जैसे आपका महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, ये सभी सेना के क्षेत्र में दिए जाने वाले हैं। जबकि अगर हम सिविल की बात करें, सिविल में सबसे सर्वोच्च हमारा जो नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न हो जाएगा। उसके बाद हमारे पद्म जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, ये सम्मान उसके बाद वहां पर आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है आपका पद्म भूषण, ठीक है ना। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, सबसे ऊपर आपका भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में मादा चीता दक्षा की मौत हो गई? बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 महीने पहले अभी एक वहां पर मृत्यु हुई थी, तो ये तीसरी मृत्यु वहां पर हो चुकी है। अब उनकी टोटल संख्या 17 रह चुकी है। जो हम नामीबिया और अफ्रीका से टोटल कितने लेकर आए थे? टोटल हमारे पास हो गए थे 12 और 8, यानी कि 20 संख्या हो चुकी थी। 20 में से 3 की मृत्यु हो चुकी है भाई, अब बच रहे हैं 17। ठीक है, और ये जो दक्षा है ये कहां पर इसकी मृत्यु हुई? ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व इस मध्य प्रदेश में है, वहां पर दक्षा की मृत्यु हो चुकी है। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि नाम हो सकता है कि एग्जामिनर आपको डायरेक्ट ही नाम देकर पूछे कि जो दक्षा नाम का चीता है इसकी मृत्यु हाल ही में हुई, ये कहां पर इसकी मृत्यु हुई है? तो इसकी मृत्यु हुई है कूनो पालपुर टाइगर रिजर्व में। इनसे पहले 2 की भी वहां मृत्यु हो चुकी है, उनका भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए। और यहां पर एक चीज है कि नामीबिया से लाया गया सासा की जी मौत जो है किडनी फेल होने से हुई थी। अभी सासा की वहां पर मौत हुई थी, जो कि किडनी फेल होने से उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, चीता उदय, जो उदय चीता था, जो कहां से हम लेके आए थे? दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे। उदय चीते की जो मौत हुई थी ये हार्ट अटैक से हुई थी। किससे? हार्ट अटैक से हुई थी। तो ये मत सोचना कि जो हमारे पशु हैं, जानवर हैं, इनमें हार्ट अटैक नहीं होता, इनमें भी हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कूनो पालपुर जो है ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से हम 2 जगह से वहां पर चीते हम लेकर आए थे, वहां पर रखे गए थे। ठीक है, तो ये आपको वहां पर ध्यान रखना होगा। तीनों ही नाम आप याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सा देश बाढ़ से निपटने के लिए स्पंज सिटी बनाने की घोषणा कर रहा है? कि ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अब ये स्पंज सिटी क्या होता है इसको हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिएगा इसका आंसर है चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। स्पंज सिटी का मतलब क्या होता है? स्पंज आपने देखा होगा कि जो एक प्रकार की रबड़ आती है, ठीक है ना, एक प्रकार का गद्दा आता है, गद्दा आपने देखा होगा, फोम वाला गद्दा, तो वो स्पंजी होता है। अगर आप उसको ऐसे दबाओगे तो वो इकट्ठा हो जाएगा, जब छोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा। वो पानी सोखने के लिए सबसे पावरफुल होता है, या कह सकते हैं सबसे अच्छा माना जाता है कि वो लिक्विड को सोख लेता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की सिटी का मतलब क्या है? सिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि सिटी पहले इकट्ठा हो जाएगी फिर फैलेगी, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें क्या होगा एक बार देखिएगा। स्पंज सिटी के तहत जल का समुचित संचयन किया जाएगा, जो वर्षा जल होगा उसका संचयन किया जाएगा। जल पुनर्भरण तथा अधिक हरित आवरण विकसित करने का इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, इसका पुनर्भरण यानी कि जल को हम कहां पर एकत्र कर सकते हैं जहां पर उसका सही से संचयन हो सके। दूसरा, यहां पर हरियाली या कह सकते हैं हरित क्षेत्र यहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जिससे वर्षा का जो जल है वो अधिक से अधिक उसका क्या किया जा सके, अधिक से अधिक उसका संचयन किया जा सके, उसका पुनर्भरण किया जा सके। इसके द्वारा वर्षा जल को नालियों के बजाय पर्याप्त जगह पर मिट्टी में अवशोषित किया जाएगा। यानी कि नालियों की बजाय, ध्यान से सुनिएगा, जो वर्षा का जल है ये नालियों में बहता है, उससे बेहतर है कि एक ऐसा स्थान वहां पर हो जिससे जो हमारी भूमि है वही उसको सोख ले, वही उसको अवशोषित कर ले, वही उसको स्पंज कर ले। ठीक है ना, उसको इकट्ठा कर ले। ठीक है, ये उसमें बात है। शहरों में भारी मात्रा में उद्यान, झील, आपके तालाब, इनका विकास किया जाएगा, जिससे ये वर्षा के जल को सोखने में काफी कारगर सिद्ध होती हैं। आज भी आपने देखा होगा भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार जगह जगह पर जहां पर भी बावड़िया तालाब नहीं है वहां पर बावड़िया तालाब बनाए जा रहे हैं, लेकिन जहां पर है उनका पुनरुद्धारण भी किया जा रहा है। जहां पर है लेकिन वो काफी बेकार हो चुके हैं, इस तरह की चीजें हैं, उनको किया जा रहा है। 2030 तक 80% शहर स्पंज सिटी पर ही विकसित किए जाएंगे। ये चाइना का टारगेट है कि हम 2030 तक मोस्टली शहर जो हमारे हैं ये स्पंज सिटी के तहत इसको क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा।
तो ये एक भारत के लिए भी सबक हो जाता है कि हमें भी अपने जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की हमें सिटी को निर्मित करना चाहिए, जिससे उन लोगों को बाढ़ में, वर्षा में, ठीक है ना, चक्रवात में, तूफान में कोई समस्या पैदा ना हो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, इसमें कोई चीजें समझ में ना आई हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं, ठीक है ना। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम, जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम, अटल पेंशन स्कीम हैव कंप्लीट हाउ मेनी इयर्स, तो इन्होंने कितने आपने साल पूरे कर लिए हैं, एक बार सभी बच्चे बताइएगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कितने साल इनको पूरे हो चुके हैं। जो 3 योजनाएं हैं, ये योजनाएं वापस से न्यूज में आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि इन्होंने अपने कितने साल पूरे किए, इन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, इन्होंने अपने 7 साल पूरे किए, इन्होंने अपने 8 साल पूरे किए, या इन्होंने अपने 9 साल पूरे किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने 8 साल पूरे कर चुकी हैं और इन 3 परियोजनाओं को 9 मई 2015 में कलकत्ता से इनका शुभारंभ किया गया था। देश के लगभग 55 करोड़ लोग इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं। इसमें सुरक्षा बीमा योजना से 16.2 करोड़ है तथा जीवन ज्योति बीमा से कितने हैं, 34.2 करोड़। अटल पेंशन योजना से कितने हैं, 5.2 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये दोबारा से न्यूज में आई है कि हमने 8 साल में ऐसा क्या किया, ठीक है ना। वो सारी चीजें देखने के लिए कि 8 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, इसमें हमारे जो मंत्रालय है उसने एक डाटा रिलीज किया कि जो हमारी ये विभिन्न योजनाएं हैं इनसे कितने कितने लोग किन किन योजनाओं से जुड़े। अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है तो कैसे बनेगा, आपसे बनेगा कि जो सीमा सुरक्षा बल है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो इससे 16.2 करोड़ हैं। जीवन ज्योति बीमा से 34.2 और अटल पेंशन योजना से 5.2। इसको आपको बिल्कुल अलग अलग याद रखना होगा, ठीक है ना। अलग अलग आप इसको याद रखेंगे तभी आपको वहां पर बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जनधन योजना से क्वेश्चन आया था, जनधन योजना से क्वेश्चन आया था भाई, स्टैंड अप योजना से क्वेश्चन आया था भाई। तो आपको ये योजनाएं भी याद रखनी होंगी, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेटिंग्स एजेंसी फिच के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की विकास दर कितने रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी फिच, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022 एंड 3। तो ध्यान रखिएगा 6.5 है, 7.0 है, 6.7 है या 6.5 है। तो इसने जो फिच एजेंसी है इसने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी ये कितनी रहेगी, 7.0 इस बार रहने वाली है। कितनी है, 7.0। और इसने साथ ही साथ कहा कि भारत की जो ग्रोथ रेट 2023 और 24 में रहेगी ये कितनी रहेगी, ये 6.7% रहेगी। किसके अकॉर्डिंग है, फिच के अनुसार है। ये एक रेटिंग एजेंसी है, तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, इसका हो जाएगा 7.0। आंसर नंबर आपका बी होगा। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वाले बच्चों के लिए और जो इंश्योरेंस का एग्जाम देते हैं, LIC वगैरह का एग्जाम देते हैं, ठीक है। चलिए 6 पढ़ी थी सर, 6 नहीं है, ये 7 है, ठीक है। एक बार उसको दोबारा से रीचेक कीजिएगा, आपको हो सकता है कि गलती हो, 6 नहीं है और 6.7 इन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस न्यूज एजेंसी को रूस यूक्रेन युद्ध की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट में आप लिखेंगे क्योंकि ये इस बार किसको दिया गया है, ये दिया गया है पत्रकारिता के लिए, जो न्यूज एजेंसियां हैं उनको दिया गया है। तो किसके लिए, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए ये दिया गया। ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किसको सम्मानित किया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स को, एसोसिएट प्रेस को, स्ट्रीट जर्नल को या लॉस एंजल्स। ये सभी जो है पत्रकार क्या हैं, पत्रकार एजेंसियां हैं, न्यूज़पेपर एजेंसियां हैं। ओम फो नहीं है, ये थोड़ा सा पुलित्जर पुरस्कार है, इसको ध्यान रख, ठीक है। कभी फिर वहां एग्जाम में जाओ तुम और वहां पर भी एग्जाम को देखकर, क्वेश्चंस को देखकर ओम फो ही करो कि ये क्या हो गया, ठीक है ना।
जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इन्होंने रिपोर्टिंग की रूस यूक्रेन युद्ध के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने रिपोर्टिंग की है, और ये जो पुरस्कार दिया गया, ये वैसे आपको मैं बता दूं जितने पुरस्कार लिखे हुए हैं सबको किसी ना किसी श्रेणी में पुरस्कार मिला है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यूक्रेन और रशिया की अंतरराष्ट्रीय युद्ध की रिपोर्टिंग जो कि उसके लिए एसोसिएट प्रेस को यह पुरस्कार मिला। बाकी और भी याद रखना कैसे, आइए। एसोसिएट जो प्रेस है इसको ब्रेकिंग न्यूज, फोटोग्राफी व सार्वजनिक सेवा में श्रेणी में 2 पुरस्कार इसको दिए गए हैं, ध्यान रखना। अमेरिका में संघीय एजेंसी के आधिकारिक वित्तीय टकराव की खोजी रिपोर्ट के लिए स्ट्रीट जर्नल को यह पुरस्कार मिला है। एक स्ट्रीट जर्नल जो पत्रकारिता का चैनल है, या आप कह सकते हैं ये न्यूज एजेंसी है, उसको भी दिया गया। लॉस एंजल्स को ब्रेकिंग खबर के लिए अवार्ड दिया गया है। किसको? लॉस एंजल्स को भी ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? और ये पुलित्जर पुरस्कार ये समाचार या कह सकते हैं बिल्कुल समाचार पत्रकारिता के लिए इसको दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन कहां पर करेंगे? ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन जो होगा कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा, लखनऊ में होगा, बेंगलुरु में होगा, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्घाटन किया जाएगा ये नई दिल्ली में किया जाएगा, प्रगति मैदान में। कहां पर? प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा, जहां पर हमारा व्यापार मेला भी लगा था। कौन सा? व्यापार मेला भी यहां पर लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एक्सपो का जो उद्घाटन हुआ कहां पर हुआ ये आपको ध्यान रखना है। पी टेट क्या है? सी टेट लिखते हो, पी टेट लिखते हो, क्या टेट लिखते हो? जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस महानगर पर कूड़े का प्रबंधन सही से ना हो पाने के कारण एनजीटी के द्वारा कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया? हाउ मच फाइन हैज बीन इम्पोज्ड बाय द एनजीटी ऑन विच मेट्रोपोलिस ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर नॉट मैनेज द गार्बेज प्रॉपरली? ठीक है, तो ये कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? किस पर? ये लगाया गया है भाई मेरठ पर, और मेरठ पर लगाया है 5,000 करोड़ का। कितना? 5,000 करोड़ का ये जुर्माना लगाया है। किसने? ये एनजीटी ने लगाया है। तुक्का नहीं लगाना है, 5,000 करोड़ याद रखेंगे। मेरठ महानगर जो है यहां पर कूड़े का प्रबंधन सही से ना हो पाने के कारण यह जुर्माना लगाया गया था। अभी हाल ही में 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था, 3 दिन पहले क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। वो किस राज्य पर यह जुर्माना लगा था? कमेंट में जल्दी से बताइएगा। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि 4,000 का जो करोड़ लगा था जुर्माना, ये किस पर लगा था? ये बिहार पर लगा था 4,000 करोड़ का। तो आपने कहीं 4,000 करोड़ पढ़ा तो बस वही आपने यहां पर बता दिया कि 4,000 करोड़ ही होगा, क्योंकि ये मैंने कहीं पर पढ़ा था। तो हो सकता है कि उन पर ज्यादा बढ़ाकर भी लगाया गया हो, जरूरी थोड़ा ही है, ये फिक्स अमाउंट थोड़ा ही है सब पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगेगा। 5,000 करोड़ का लगा है मेरठ महानगर पर, एनजीटी ने ये लगाया है। अगर एनजीटी की हम बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको कहा जाता है। 2010 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ए.के. गोयल इसके क्या है? ए.के. गोयल इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। रिसेंटली बिहार और क्या है? बिहार और मेरठ महानगर दोनों इंपोर्टेंट में आप इसको लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 5500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन वेरियस प्रोजेक्ट वर्थ 5,500 करोड़ इन विच स्टेट? 5500 करोड़ रुपए की जो आधारशिला रखी ये राजस्थान में यहां पर इन्होंने रखी। अग्निवीर की आंसर की कब आएगी भाई? इसके बारे में अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। मैं आपको बता दूं बहुत जल्द ही आपकी वो आंसर की आने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपका जो फिजिकल होगा वो भी बहुत जल्द ही होगा। ठीक है ना। चलिए
हाँ, तो आप अपना ना रनिंग पर ध्यान दें, फिजिकल पर आप ध्यान दें, बाकी चीज़ें सरकार करती रहेंगी, बाकी चीज़ें हमारी जो सेना है वो करती रहेगी, बस आपको फोकस करना है अपने फिजिकल पर। ठीक है, चलिए, तो ये राजस्थान सरकार पर राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इन परियोजनाओं को यहाँ पर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो टोटल आपको याद रखना है कि टोटल वहां पर कितने इन्होंने दिए। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू मेक द डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? दिल्ली है, केरल है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो बनाएगा ये यूपी बनाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। डिजिटल हेल्थ कार्ड का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु जो होते हैं उनको टीकाकरण होता है, 5 साल की उम्र तक उनको टीका लगाया जाता है, तो उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस बच्चे को कौन कौन से टीके लग चुके हैं, कौन कौन से इसके बचे हुए हैं। ठीक है ना, आपको पहले एक इस प्रकार का कार्ड दे दिया जाता था। ठीक है ना, इस पर जो है एक कार्ड दे दिया जाता था, उस पर सारी चीज़ें मेंशन होती थी कि इसको कौन कौन से टीके लग चुके हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी कर दी गई है, जितने भी हेल्थ सेंटर हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो सभी क्या बनाएंगे, डिजिटल रूप से बच्चों का कार्ड बनाएंगे। ठीक है, कि इसको बच्चे को नवजात जब ये था कौन सा टीका लेगा, 6 महीने बाद इसको कौन सा टीका दिया जाएगा या लग चुका है, 1 साल बाद कौन सा लगेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक माई ट्रिप ने भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? वॉइस असिस्टेंट की सुविधा आपको दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये गूगल के साथ इन्होंने समझौता किया, माइक्रोसॉफ्ट के, एप्पल के या विप्रो के। तो ये मेक माई ट्रिप ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ ये समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, पता था इनको, इन्होंने कॉपी नहीं किया। कॉपी नहीं करना है, हो सकता है कि दूसरा सामने वाला बच्चा गलत आंसर कर रहा हो, वो आपका भी गलत करा दे, तो आपका 1 नंबर यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि एग्जाम में भी हो सकता है कि इस तरह की चीजें ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने समझौता किया। किसने? मेक माई ट्रिप ने। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रूस ने 9 मई को कौन सा विजय दिवस मनाया है? जर्मन पर विजय दिवस इन्होंने बनाया, सेलिब्रेट किया, जर्मन पर इन्होंने जीत हासिल की थी। तो आप मुझे बताइएगा इनका कौन सा 9 मई को ये विजय दिवस रहा था? 78वां, 75वां, 76वां या 80वां इन्होंने विजय दिवस मनाया है? जल्दी से आंसर करेंगे। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? पीडीएफ के लिए आपको एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर जाना होगा। ठीक है ना, एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सभी की वीडियो वहां पर डली हुई है। आप उसको वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 75 वर्ष, 76 वर्ष, 78 वर्ष, है ना, कुछ भी आप कहीं से भी कुछ भी आंसर कर देते हैं। 75 वर्ष याद आया कि आपने पढ़ा है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो 75 कर दो। ठीक है ना, आपके अनुसार सारी चीजें चलेंगी। वो बेचारे 78 मना रहे हैं, आप उनको घटाकर 75 वर्ष कर रहे हैं, तो ये 78वां इन्होंने अपना विजय दिवस मनाया है। जर्मन पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इसको 78वां विजय दिवस के रूप में इसको मनाया गया है। ठीक है, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, हाँ प्रधानमंत्री भी आपको याद रखना है, मिखाइल मिशुस्तिन है। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है? ये आपके व्लादिमीर पुतिन हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के हैं? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं आपके यूक्रेन के। दोनों को याद रखना है। ठीक है, व्लादिमीर दोनों में लगा हुआ है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ की राजधानी है मॉस्को। वोल्गा नदी यहाँ पर बहती है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि वोल्गा नदी कहाँ पर बहती है, तो ये आपकी कहाँ पर बहती है? रशिया में ये नदी बहती है। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। कुछ आपको यहाँ पर स्टैटिक के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। जिस बच्चे को नहीं पता कि प्रधानमंत्री वहां के कौन है, तो वह मिखाइल मिशुस्तिन, लिख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा जरूर बताएं। सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक ये पहुंचे।